नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नारी शक्ति कार्यक्रम में। दर्शकों, नारी का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में कई सारे रूप उजागर होने लग जाते हैं। ममता से भरपूर, प्रेम, त्याग और बलिदानी के लिए हमेशा तत्पर। जी हाँ दर्शकों, ऐसी होती है हमारी नारी। दर्शकों, आज हम आपका परिचय एक ऐसी नारी के साथ करवाने जा रहे हैं जो कि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है, और आप है श्रीमती शीला मंडल जी। शीला मंडल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि श्रीमती शीला मंडल जी वर्तमान समय में गैरा चरमा के पीएचसी में एएनएम के रूप में कार्यरत है, और इनको हाल ही में इनकी उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रीय नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है, जो कि हमारे पूरे द्वीप समूह के लिए गर्व की बात है। तो आइए इनको सबसे पहले बधाइयाँ देते हैं। तो शीला मंडल जी, इस बात के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो शीला मंडल जी, चलिए सवालों का जो सिलसिला है हम इसे आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। जी, मेरा नाम शीला मंडल है और मैं एक एएनएम हूँ। मेरा पढ़ाई डिगलीपुर स्कूल में हुआ, और एएनएम ट्रेनिंग भी मैं पोर्ट ब्लेयर एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में करी हूँ। और पिछले 25 सालों से मैं एज ए एएनएम काम कर रही हूँ, और फिलहाल मेरा पोस्टिंग पीएचसी गैरा चरमा में है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप यहीं की है, आपकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई, तो हमें ये बताइएगा कि आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मतलब मेरा परिवार में मेरा पति है, जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे, अभी रिटायर्ड साइंस टीचर है, और जिनको बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन उन्होंने किया है, और वो भी एक समर्पित टीचर है, जाना जाता है उनको। और मेरे एक बेटा है जो कि पीएचडी किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, वो फिलहाल अभी जर्मनी में जॉब कर रहे हैं। और एक छोटी बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है अभी। और मेरा ससुराल मिडिल अंडमान में है, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक साथ रहते हैं। उन लोग मिडिल अंडमान में हैं, जॉब के सिलसिले में हम यहाँ पे हैं। और सभी लोग, मेरा फैमिली ही मेरी प्रेरणा है बिल्कुल काम की। बिल्कुल, फैमिली ही प्रेरणा होती है, और फैमिली का सपोर्ट ना होता हम कुछ कर भी नहीं पाते। बिल्कुल। तो शीला जी, एएनएम में आना आपका कैसे हुआ? आप बचपन से ही मेडिकल लाइन में आना चाहती थी, या फिर आपके माता पिता का सपना था? बचपन से मुझे सेवा करना, मदद करना बहुत पसंद था, और उसी में मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज भी ये काम से मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैंने बचपन से देखा है, मेरा पेरेंट्स ने निस्वार्थ होकर दूसरों को मदद किया, सेवा किया, और वो उसी माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। वो देख के बचपन से मैं इंस्पायर्ड थी उनसे, और तब से मेरा अंदर था कि हाँ, मुझे सेवा का ही कोई काम करना है। और मैंने ये जो स्वास्थ्य सेवा है इसीलिए चुना कि यही एक रास्ता है जहाँ से मैं डायरेक्ट लोगों तक पहुँच सकती हूँ और मैं सेवा कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने चुना, और आज मैं यहाँ हूँ। जी हाँ, आपके संस्कार ऐसे हैं, इसीलिए जो है आपने इस लाइन को चुना है। बिल्कुल। आप अपने माता पिता से आपने ये प्रेरणा ली है, और आज भी जो है आप सेवा करती आ रही है। बिल्कुल। अच्छा शीला जी, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जब आप एएनएम के फील्ड में आई, आपको जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद ट्रेनिंग के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग किस तरह की होती है। एक एएनएम की जो ट्रेनिंग होती है कितने दिनों के लिए होती है, और किस तरह की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी मैडम, मैंने एएनएम ट्रेनिंग स्कूल पोर्ट ब्लेयर से ही एएनएम का ट्रेनिंग करी हूँ, जो कि एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, पूरा भारत के अंदर एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे 1.5 साल का कोर्स था हमारा, पर अभी 2 साल का हो गया है। और इसमें सारे टीचर्स जो मुझे मिला, मैं बहुत लकी हूँ कि जितना भी टीचर्स मुझे मिला था उन लोग बहुत अच्छे थे, और उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट्स मुझे बहुत मिला। मैं बहुत आभारी हूँ उनसे, उनके प्रति। और आज भी मैं उन लोग से कांटेक्ट करती हूँ, कुछ भी सजेशन मुझे कभी भी चाहिए तो मैं उनसे कांटेक्ट करती रहती हूँ, और वो भी हमें जवाब देते। और मैं
थैंक्स बोलना चाहूँगी सारे टीचर्स को। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मेरे जो स्कूल्स के सारे टीचर्स हैं उनका भी योगदान रहा है, तभी मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। और सभी को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी, सभी टीचर्स को, क्योंकि हमारे गुरु ही सब कुछ होते हैं। यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट उनको भी जा रहा है। एक फैमिली और टीचर्स ये साथ नहीं होता तो मैं पहुँच नहीं पाती। बिल्कुल, ये सफ़र मेरा पूरा नहीं होता। फिर ट्रेनिंग के बाद मैंने इंटरव्यू अटेंड करी और मैं सिलेक्ट हुई और मेरा पोस्टिंग हुआ, और तब से मेरा ये सफ़र शुरू है मैडम जी। तो आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो कहाँ पर हुई? जैसे कि आपने जो है आपने बताया कि 25 साल आपने सर्विस किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि किन किन द्वीपों में जो है आपने अपनी सर्विस दी है और आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। जी मैडम, मेरा पहला पोस्टिंग 99 में CSC रंगत में हुआ। अच्छा। वहाँ से मैं फिर सब सेंटर बेटापुर बिल्ली ग्राउंड्स PSC का अंडर में था, वहाँ पे करी। फिर बिल्ली ग्राउंड से मेरा पोस्टिंग हुआ अर्बन हेल्थ सेंटर हैडो में। हैडो के बाद उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुआ सब सेंटर बेबी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ सब सेंटर प्रार्थनापुर, और प्रार्थनापुर में रहने के बाद मेरा पोस्टिंग हुआ PSC गैराचरमा में। फ़िलहाल मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। इतना सारा जगह में काम करके मैडम बहुत लोगों से मैं जुड़ते गई कम्युनिटी के साथ में। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला सारा जगह काम करके, और शायद मैं लोगों को भी खुश कर पाई। बिल्कुल, जिसलिए मैं यहाँ पे आ जाई। जी हाँ, बहुत कुछ जो है उनसे भी सीखने मिला और आपको भी उनको सिखाने का मौका मिला इस दौरान। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो है एक अचीवमेंट लिया है अपने आप में, एक मानव जाति की आपने जो है बहुत सेवा की है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एएनएम की क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइएगा। मैडम, कहते हैं कि एएनएम हेल्थ डिपार्टमेंट का बैकबोन होते हैं, क्योंकि हमें शहरी एरिया, गांव में, दूर दराज में, रिमोट एरिया में, रिमोटेस्ट एरिया में हमारा पोस्टिंग होता है, और कम्युनिटी को स्वास्थ्य सेवा देना ही हमारा काम होता है। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आता है, जैसा जियोग्राफिकल कंडीशन हमारा अंडमान के है, सारी जगह सारा फैसिलिटी नहीं है, रास्ता नहीं है। कभी कभी हमें चल के जाना होता, नाव में जाना होता, गाड़ी में, एम्बुलेंस में, किसी तरह हमको ये सेवा हमें देना है। एएनएम का सेवा है। इसमें गर्भवती महिलाओं का देखभाल से लेके शुरू करके बच्चों का टीकाकरण, उसके बाद सारे बीमारी का अवेयरनेस, फिर आप जो संक्रामक रोगों का अवेयरनेस, ये सब आता है, सब हम देखते हैं। फिर घर घर जाके सर्वेक्षण करना, उसके बाद रोगों को पहचानना, फिर हम रेफर करना, ये सारा काम हमें करना होता है। फर्स्ट एड देना, और शुरुआती जो ट्रीटमेंट वो गांव में एएनएम ही करता है मैडम। अच्छा। उसके बाद जब उनको लगता है, हमें लगता है कि हाँ ये पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना है, यहाँ मैनेज होने वाला नहीं है, तब हम उसको रेफ़र करते, जो भी नियर बाई हॉस्पिटल में हम रेफ़र करते। जी 25 साल के कार्यकाल के दौरान आपने कई सारे इंटर आइलैंड्स में जो है अपनी सर्विस दी है, तो ऐसे में आपको घने जंगल से होकर गुजरना होता था। ज़रूरत पड़ने पर आपको इस ओर से उस ओर जो है नाव पर भी जाना होता था, पैदल भी आप जाया करती थी। ऐसे में तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण, ये जो मुहिम है, आपने 100% टीकाकरण मुहिम को कैसे कंप्लीट किया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। जी मैडम, जैसा कोविड-19 जो पेंडेमिक है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज था। अच्छा। और आप सभी को पता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट किस हद तक इस चुनौती को मतलब सफलतापूर्वक पूरा किया है। सारे डिपार्टमेंट सभी को, सब लोग घर में बैठे थे, और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट ही थे जो 24 घंटा काम कर रहे थे अपना फैमिली छोड़ के। और ये जो वैक्सीनेशन है, मैं जहाँ पे पोस्टिंग मेरा था बेबी में था, सब सेंटर बेबी, और वो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर के अंदर आते हैं। वहाँ के जो कम्युनिटी है, कैरियन कम्युनिटी है, उन लोग मेडिसिन में विश्वास नहीं रखते। अच्छा। आजकल का जो मॉडर्न मेडिसिन उन लोग नहीं मानते, उन लोग जड़ी बूटी में आज के दिन भी उन लोग उसी में विश्वास करते। तो उनको समझाना एक बड़ा चैलेंज था। अच्छा। कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लगाइए, और ये आपके फ़ायदा के लिए है।
उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा कि उनको समझाए, और सब मिलके हमारा टीम, ये काम तो अकेला पॉसिबल नहीं है मैडम, पूरा टीम वर्क डॉक्टर से लेके सारा स्टाफ कोऑपरेशन था। मेरा साथ एक लड़का था कैरन कम्युनिटी का एक स्टाफ थे सैमसन बोल के, तो उनको लेके और इजी हो गया चीज़ कि वो समझा पाए, मैं नहीं समझा पाई तो वो करे। ये पूरा टीम वर्क सब मिलके हम लोग पूरा किए, और ये मेरा संकल्प था मैडम कि ये काम हमें करना है, जो जब हम एएनएम है और मेरा ड्यूटी है ये मुझे करना है, इससे हम पीछे नहीं हट सकती। और मेरा जो स्पष्ट एक विचार था कि हम एएनएम है और ये कोविड का टाइम में हम पीछे नहीं हट सकते। आपने अपना जो है 100% दिया जी, और मुझे ये करना ही है, और जिनको जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है, जिस तरह की सेवा की ज़रूरत है, मैंने किया है, मैंने पूरा किया है मैडम। जो है अपनी ड्यूटीज़ है आपने मतलब बतौर एक एएनएम के तौर पर जो है आपने निभाई है जी, बहुत अच्छी तरीके से। जी मैडम, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, सारे डॉक्टर्स को, और मैं नाम लेना चाहूँगी एक डॉक्टर का मैडम, जो मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थे, डॉक्टर प्रबीर कुमार पालित सर। उनका अंडर, उनका सुपरविजन में जो काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा मैडम। अच्छा। उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो पेशेंस लेवल, और इतना चुनौती भरा जो माहौल था, उसका बीच में भी सारा स्टाफ को लेके इतना पेशेंस लेवल उनका था, वो देख के बहुत कुछ सीखे मैं सर से, बहुत कुछ सीखी। और सर ने जो मैनेज किया, पीसफुल मैनेजमेंट सर का जो था, वो मतलब हमें भी सीखने का दिल होता सर से कि कुछ हम भी ऐसा बने। तो सर को मैं थैंक्स बोलना इसलिए भी चाहूँगी कि उस समय पे सर ने मुझे जो जो काम दिया, सर का एक विश्वास था कि मैं कर पाऊँगी, चाहे वो पेशेंट को रेफर जीबी पंत लेके आना, चाहे वो वैक्सीनेशन बोलिए, चाहे वो डिलीवरी पेशेंट को पहुँचाना बोलिए, मेडिकल तक पहुँचाना, या गांव के कोई बीमार आदमी को सेवा देना। सर का विश्वास था मुझ पर, तभी सर ने ये चीज़ मेरा ऊपर सौंपे थे, और सर ने बारीकी से मेरा काम देखा है और उसको एक्नॉलेज किया है। इसलिए मैंने सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी सर को। और सर का जो काम करने का तरीका, बहुत कुछ सीखी मैं सर को सलाम करती हूँ इसके लिए कि और कभी काम करने का मौका मिलेगा तो और बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत डॉक्टर के अंडर में काम करके हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं मैडम, और एक बड़ा सपोर्ट हमारा डॉक्टर होते हैं, क्योंकि हमारा सामने जितना बड़ा चैलेंज होता है, जो भी चुनौती है, अगर हमें फील होता है कि मेरा डॉक्टर मेरा साथ है, हमें सपोर्ट करेंगे, तब हमको कुछ चुनौती भरा नहीं लगेगा कि हम लोग वो चैलेंज को इजीली पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ उन लोग है। कहीं डर नहीं लगता, कहीं कोई तरह का हमें ये महसूस नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ है और ये काम हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चैलेंज की बात की है, तो हम जानना चाहेंगे कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है फेस करने होते हैं, तो आपने अपने फील्ड में किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया, किस तरह के एक्सपीरियंस को आपने देखा है, उसके बारे में अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे दर्शकों के साथ। जैसे कि हम गाँव लेवल में काम करते हैं मैडम, विलेज लेवल में, जहाँ पे रास्ता नहीं होता, कोई नाला ऐसा रहता जिसमें ब्रिज नहीं होता, बहुत तरह का चैलेंजेस तो है। जैसा पेंडेमिक का टाइम में मेरा जहाँ पोस्टिंग था, वहाँ एक एरिया था बम्बू नाला बोल के, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है मैडम। अच्छा। आज भी कोई साधन नहीं है कि वहाँ पहुँचे, चल के ही जाना है, नाली पानी से ही पार होना, ना डोंगी चलता। अच्छा। पानी का अंदर से ही जाना होता। अच्छा। और इसके लिए डॉक्टर का सपोर्ट, जैसा मैं बोली, डॉक्टर पालित ने बहुत सपोर्ट किया हमारा चैलेंज को। उन्होंने देखा और पहुंचने के लिए जहां तक एम्बुलेंस जाता, एम्बुलेंस प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने चल के गया, पूरा टीम चल के जाके वो वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है। फिर जब पेशेंट लेके हम जीबी पंत रेफर पेशेंट, सीरियस पेशेंट लेके आते थे, तब एम्बुलेंस होता था। एक छोटा सा कहानी मैं बोलूँगी कि जब कोविड का टाइम में पेशेंट लेके मैं बहुत बार जीबी पंत आई। अच्छा। रेफर पेशेंट लेके, कभी शिप में, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी एम्बुलेंस में। तो एक बार एक छोटा सा सीरियस बच्चा था जिनको ओरली कुछ नहीं दिया गया, और राइल्स ट्यूब और आईवी फ्लूइड में बच्चा था, और वो बच्चा को लेके मुझे जीबी पंत पहुँचना था। अच्छा। तो रात को 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले एम्बुलेंस में बच्चा को लेके, बहुत ही सीरियस कंडीशन में बच्चा था। और एनएच का रोड को तो सबको पता है, इतना खराब था वो रास्ता, और बच्चा भी एकदम सीरियस था, कब क्या होगा पता नहीं, इस तरह हालत में बच्चा था। तो
हम लोग वहाँ से रात को 2 बजे बच्चों को लेके निकले, लेकिन सर का केयरिंग इतना था। सर हर घंटा फ़ोन करके हम लोगों से पूछा कि सिस्टर बच्चा कैसा है, आप लोग कुछ खाया कि नहीं, आप कहाँ तक पहुँचे। हम लोग 11 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुँच के बच्चे को हैंडओवर किया, और फिर वहाँ सब दुकान बंद है, सब कुछ बंद है, हम लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। और हम वो जो किट पहनते थे, कोई दुकान का सामने हम लोग को उतरने नहीं देते थे। इवन जो लॉन्च पार होते थे शिप में, उसमें भी हम लोग उतरने नहीं देते, नहीं आप लोग एम्बुलेंस में ही बैठिए। तो ऐसा हालत में फिर 4 बजे हम लोग पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ, पोर्ट ब्लेयर से रंगत के लिए रवाना हुआ। अच्छा। मिडिल अंडमान के लिए माया बंदर पहुंचना था मुझे, और बारिश बहुत जोर था। तो सर क्या किए, हर घंटा में हम लोग को फ़ोन किए, सिस्टर आप लोग कहाँ तक पहुँचे, आप लोग क्या खाया, आप लोग कुछ खा लीजिए। जब तक हम लोग नहीं पहुँचे तब तक सर रात भर फ़ोन करते गए, आप लोग सेफली पहुंचा कि नहीं। क्योंकि हम लोग काम जरूर करते, लेकिन जब पता चलता कोई हमारे बैक सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट में कोई है और उनका कंसर्न है हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम सेफ है कि नहीं है, तब मैडम सारा चैलेंज को हम लोग पार कर सकते। जी सर का ये जो चीज़ हमने बहुत, मतलब इसके लिए मैं आभारी हूँ सर का। हर बार देखा है जितना भी हम लोग कठिनाइयों से गुजरे, सर हमें अकेला नहीं छोड़े, और सर ने सारा स्टाफ का सुरक्षा सुनिश्चित किया है। कोविड का टाइम में एक एक स्टाफ का ख्याल किया है, तो इसलिए मैं सर को दोबारा थैंक्स बोलना चाहूँगी। उस समय जो है मैम हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है कोविड के समय बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है उस वक्त। और उस वक्त तो डॉक्टर्स और एएनएम जितने भी मेडिकल लाइन में जितने भी फील्ड में थे, वो हम सब के लिए एक भगवान के ही तरह थे। जी हाँ। तो चलिए, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है अपने चैलेंजेस के बारे में। अब मैं उस पल के बारे में जानना चाहूँगी जिस पल में आपको पता चला कि आपको आपकी उत्कृष्ट सेवा के जो है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से अवार्ड मिलने जा रहा है। तो उस पल को हमारे दर्शकों के साथ, उस खुशी को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। जी मैडम, मैंने कभी काम ये सोच के नहीं किया था कि मुझे अवार्ड मिले। जी। बस मेरा काम करना मेरा एक जुनून है, ड्यूटी मेरा। ईश्वर एक शक्ति है, उसके बाद माँ बाप भगवान है, उसके बाद मैं मेरा ड्यूटी को पूजा मानती हूँ। और मेरा जो फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरा हस्बैंड का, मेरा फैमिली का, बच्चों का जो सपोर्ट रहा है, उनका सपोर्ट की वजह से मेरा डेडिकेशन, पूर्ण डिवोशन के साथ मैं काम कर पाई हूँ। ठीक है। और जब मुझे खबर मिला कि वहाँ से फ़ोन आया इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कि मैडम आप चुनी गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए आप चुनी गई है, तो मुझे लगा कि मैं कोई स्वर्ग में हूँ। खुशी से अब झूमने लगी। तो मैं पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ गलत तो नहीं सुनी मैं, तो ऐसा। और जब वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना खुश हुआ मुझे। पर मैडम ये चीज़ मेरा अकेला नहीं है, सारे लोग काम किए हैं, सारे नर्सेस, सारे एएनएम, सारा मेडिकल डिपार्टमेंट काम किए हैं, पूरा टीम वर्क था। मेरा अकेला का काम नहीं था, ना अकेला करना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये अवार्ड मैं सबके लिए डेडिकेट करती हूँ कि सभी के लिए ये अवार्ड है। ये जो फंक्शन हुआ, अवार्ड पुरस्कार का जो समारोह हुआ, ये कहाँ पर हुआ और किस तरह की तैयारियां थी? और जैसे कि आप एक एएनएम है, तो आपके अलावा और वहाँ कितने एएनएम जो है वहाँ पर आप पहुँचे थे, इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। मैडम, ये प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में ही हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने वहीं पे हमें अवार्ड दिए हैं। और 15 जन का ये अवार्ड था इस 24 में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, उनका भी अलग अलग चैलेंजेस था। जैसा हमारा अलग था, उनका कुछ और था। और मैं खुद को सौभाग्यवती मानती हूँ कि उनके चैलेंजेस भी मैं देख पाई, सुन पाई कि कहाँ कहाँ कैसे काम होता है। और बहुत ही गर्वित मतलब फील करी कि यहाँ से मुझे चुना गया। इसके लिए मैं मेरा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, डॉक्टर पालित को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरा पूरा सुपरवाइज़र डॉक्टर जिन्होंने भी मुझे चुना और मेरा नाम प्रपोज किया, तो उनको सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। जी, जब आप वापस हमारे द्वीप समूह में पहुँची, तो किस तरह से आपके फैमिली ने इस खुशियाँ को जो है सेलिब्रेट किया? जब अवार्ड मिलने का टाइम में मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा मेरा साथ में था वहाँ पे। और जब वापस आई मैं, तब नेचुरली जो माँ बाप होते हैं उन लोग तो बच्चे का खुशी से ही खुश होते हैं। मेरी माँ और मेरे घर में सास ससुर है, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उन लोग तो रो दिए, इतना खुशी। और मेरा मम्मी का बोलना था, आज मेरा फादर नहीं है, उनका डेथ हो गया, तो मेरा फादर का तकलीफ जो उठाए हम लोग के लिए, तभी जाके हम लोग इंसान बने, आज यहाँ पर है।
तो शायद मेरा पापा रहते तो आज बहुत खुश होते। बहुत खुश होते, वही है। एक फैमिली सपोर्ट कहते हैं वो होना बहुत ही जरूरी होता है। और मेरा सबसे बड़े जीजा जी थे जिनका सपोर्ट और गाइडेंस मेरे को हर कदम में मिला, हर पल, चाहे वो दुख का हो चाहे वो खुशी दुख, कहीं पे भी कहाँ तकलीफ हुआ मेरे को, मैं उनसे सपोर्ट ली, सजेशन पूछी, उनका सपोर्ट भी बहुत रहा है। और आज वो भी नहीं है, मैं अवार्ड ली हूँ, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं दोनों मेरे पापा को और जीजा जी को बहुत मिस करी मैं। ये आज वो होते तो सबसे ज़्यादा खुश वो होते आज। जो आप जो है ये पुरस्कार का जो क्रेडिट है आप इन सभी को देना चाहेंगे? जरूर मैडम। सबसे पहले मेरा परिवार ना होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। एक घर में अगर हस्बैंड साथ नहीं देता, मैं जब ट्रेनिंग करी मैडम, मेरा बेटा 3 साल का था और 3 साल का बेटा को मैं हस्बैंड के पास छोड़ के आके ट्रेनिंग करी। उतना छोटा बच्चा को हस्बैंड संभाला। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, बच्चों का सपोर्ट मिला। हस्बैंड आज का दिन में भी मैडम, हम लोग जब मेडिकल का काम लेके घर में आते हैं, रात को 11 साढ़े 11 तक हम काम करते हैं, तब भी हस्बैंड सारा काम में मेरा सपोर्ट करते हैं। और अगर नहीं करते तो शायद आप यहाँ नहीं पहुँच पाती। मैं उनका सपोर्ट, माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और पूरा स्टाफ, मेरा फ्रेंड्स, वेल विशर, सबके आशीर्वाद और कोऑपरेशन के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी हाँ, पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ में जो है हमें एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ, तो शीला मंडल जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस वर्क प्लेस में हम काम करते हैं वहाँ का सर्कमटेंसेस जो है किस तरह का होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि हम जिस जगह पर काम करते हैं वो उस जगह को हम बहुत ही शिद्दत से पूजते हैं और उस काम को हम बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। तो आपके विचार से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल होना चाहिए जिससे हम जो है और भी मन लगाकर उस कार्य को सफल बना सके? देखिए, हम लोग सेवा देते हैं जो नीडी है, जो इंसान को हम सेवा दे रहे हैं उनको सेवा की ज़रूरत है, तभी वो हमारे पास आते हैं। उनका तकलीफ़ पहले तो हम समझना है कि उनका तकलीफ़ क्या है। और माहौल जो है एक अच्छा टीम होना चाहिए कि सबका कोऑपरेशन होना चाहिए उसमें। और हमारे जो सुपरवाइज़र रहते हैं उनका गाइडेंस होना ज़रूरी है। और सही सपोर्ट और सही गाइडेंस अगर हमें मिल जाए और एक टीम सही से मिल जाए तो मैडम कुछ भी करना संभव है। चाहे वो चुनौती कितना बड़ा से बड़ा चुनौती, जैसे आपने देखा कोविड-19 हम लोग पार किए, तो अगर हमको ये सारा सपोर्ट मिल जाए, ऐसा माहौल हमें मिल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मैडम। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई है। शीला मंडल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि न्यूली अपॉइंट कई सारे एएनएम होते हैं, जेएनएम होते हैं, एमएचओ और सीएचओ भी होते हैं, जिनका जो है पोस्टिंग ज़रूरत अनुसार इनका पोस्टिंग होता है। होने के बाद ये थोड़े से ही प्रॉब्लम फेस करने के बाद जल्द ही जो है वो क्विट कर लेते हैं, कहते हैं मुझे जॉब छोड़ना है, नहीं होगा, ये जंगल एरियाज़ है। तो मतलब आजकल के बच्चों में ऐसा क्यों, क्या कमी रह गई है? पहले के लोग जो थे वो 15-20 साल एक जंगल एरिया में काट लेते थे। पहले ना तो वीडियो कॉल था और ना ही इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी, उसके बावजूद भी लोग जो है रुक जाते थे। वो सोचते कि नहीं, हमें अपनी फैमिली के लिए करना है। आजकल के बच्चे भी बड़ी स्ट्रांग और बोल्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ऐसे सारे सिचुएशन को झेल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को किस तरह से पहले से रेडी होने की ज़रूरत है? मैडम, जैसा मैंने बताया कि मेरा जॉब मेरे लिए पूजा है। मैं मेरे जॉब को पूजा करती हूँ, क्योंकि इसी चीज़ का जॉब है, ये हम फ्रीली नहीं कर रहे, हम इसके लिए पेमेंट मिलता है हमें। और जब हम एएनएम ट्रेनिंग में जाते हैं, ये जानबूझ के जाते हैं कि मेरा पोस्टिंग जंगल में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि इसी के लिए हम हैं एएनएम्स, कि घर घर तक हमारा सेवा पहुंचे और जो पेशेंट है उनको हम समय पे हॉस्पिटल पहुंचाए, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होने से पहले हम उनको सेवा दें। जब हम जानबूझ के ट्रेनिंग में आए और ये चीज़ हमें पता है कि हमें कहीं पे भी पोस्टिंग होगा, अंडमान निकोबार का कोई रिमोट एरिया, विलेज हो, शहर हो, कहीं पे भी होगा, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर होने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। और उसके बाद डेडिकेशन से काम करना है, डिवोशन रहना, डेडिकेशन, ऑनेस्टी मेंटेन करना है। और हम सब बच्चों जो न्यूली पोस्टिंग उनको भी बोलेंगे कि आप अपना जॉब के साथ बेईमानी नहीं करिए, बिल्कुल कभी भी नहीं करिए। जो चीज़ से हमारे जीवन चलता है, हमारे टेबल में आज खाना आता है तो मेरा जॉब से आता है, मेरा बच्चों का ज़िंदगी अगर बनता है तो हमारे पेमेंट से बनता है, तो वो चीज़ का साथ में हम किसी भी हालत में बेईमानी नहीं करना चाहिए। और आप सभी भी नहीं करिए जॉब को। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरा जॉब है, तकलीफ़ है, तब वो तकलीफ़ है। आप सोचिए नहीं, ये मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है, और खुशी खुशी करिए, इसको चैलेंज समझिए मत जी, कि इसके लिए हमें पेमेंट मिलता है।
जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो आजकल अपने टीकाकरण हो गया, खान पान हो गया, अपने मेडिसिन को लेकर किस तरह जागरूक है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले की तरह आज तो नहीं है। आज मीडिया इतना, सबके हाथ में फ़ोन है, यूट्यूब है, मीडिया है, अवेयरनेस इतना ज़्यादा है। पहले जैसा अवेयरनेस नहीं था, हम घर घर जाके देते थे। आजकल अवेयरनेस इतना मिलता है और गर्भवती महिला बहुत जन एजुकेटेड है, ज़्यादातर एजुकेटेड है, उनको भी पता है सही क्या है बुरा क्या है, और समय पे उन लोग आते भी हैं हमारे पास चेकअप में, डॉक्टर से सेवा लेते हैं। और आजकल जैसा होम डिलीवरी बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हम उनका 9 महीना से चेकअप करके उनको समय समय पर कैसा दवाइयाँ खाना है, कैसा चेकअप करना है, और हम स्क्रीन करते कि मंथली जो चेकअप होता है स्क्रीन करते कि कुछ हाई रिस्क तो नहीं है। अगर हाई रिस्क है तो कुछ दुर्घटना घटने का पहले हम उनको डॉक्टर से मिलाते हैं, रेफ़र करते हैं। तो ये सारी जानकारी आज का दिन में मोस्टली 99% प्रेग्नेंट मदर्स को है जी, इसलिए हम लोग बहुत कुछ ओवरकम कर पाते और सेफ डिलीवरी, एक स्वस्थ बच्चा हम दे पाते उनको। बिल्कुल। तो शीला जी, बातें तो बहुत है आपसे करने के लिए, प्रश्न भी बहुत है, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। तो अब चलने से पहले हमारी महिलाओं को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं सबसे पहले महिलाओं को बोलूँगी कि अपना सेहत का ख्याल रखें और आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करें। एक समाज में अपना सेवा दे, समाज जिनको ज़रूरत है मदद करे, उसमें देखिए आपका दिल भी खुश हो जाएगा और एक सशक्त देश भी बनेगा। जहाँ पे ज़रूरतमंद आपको दिखा, अब दिल से उनके लिए करिए जी, तो आपका मन देखिए कितना हल्का होता है, कितना खुश रहता है। सब अपना ख्याल जरूर रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें। ज़रूरी है कि एक स्वस्थ देश बने हमारा, आप भी खुश रहे, आप स्वस्थ रहे। जी, शीला जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई, आपने अपने बारे में बताया, अपने प्रोफेशन से जुड़ी कई छोटी मोटी बातें बताई, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बांधती है दुनिया सारी, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बांधती है दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो दर्शकों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी और आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।